नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे प्लेन क्रैश की है जिसे हवाई दुर्घटनाओं का टाइटैनिक कहा जाता है। एयरबस 330 मॉडल का एक प्लेन जिसमें हाई टेक्नोलॉजी वाला ऑटो पायलट सिस्टम भी लगा हुआ था। इस कदर टेक ऑफ से लैंडिंग के बीच पायलट को सिर्फ 3 मिनट ही प्लेन हैंडल करने की जरूरत पड़ती थी। साल 1992 में अपनी पहली फ्लाइट से साल 2009 तक इस मॉडल के किसी भी फ्लाइट के साथ कभी भी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। लेकिन फिर एक दिन एयर फ्रांस का इसी मॉडल का एक प्लेन बीच हवा से अचानक गायब हो जाता है और यह बात किसी को भी समझ में नहीं आती है कि आखिर कैसे यह प्लेन गायब हो गया। दोस्तों, 2 साल की खोजबीन के बाद मिले ब्लैक बॉक्स से असलियत सामने आती है प्लेन के आखिर 4 मिनट की कहानी, जो जितनी हैरतअंगेज थी उतनी ही डरावनी थी। दोस्तों, साल 2009, तारीख थी 31 मई। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो एयरपोर्ट से एयर फ्रांस का एक प्लेन टेक ऑफ करता है। प्लेन का मॉडल एयरबस 330-203 थी और जिसका नंबर 447। दोस्तों, टेक ऑफ के वक्त घड़ी में समय हुआ था शाम के 7:30 बजे और करीब 10.5 घंटे की इस फ्लाइट का उड़ान था जिसे पेरिस के डी गॉल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। एयर फ्रांस के फ्लाइट का एक नियम था कि अगर 10 घंटे से ज़्यादा किसी भी फ्लाइट में पायलट को बीच में ब्रेक लेना होगा। इस वास्ते उस दिन प्लेन में 3 पायलट मौजूद थे, कैप्टन मार्क डूबा और 2 फर्स्ट ऑफिसर डेविड रॉबर्ट और पियरे बोनिन। दोस्तों, मार्क डूबा इनमें सबसे ज़्यादा अनुभवी थी जबकि डेविड रॉबर्ट सबसे कम अनुभवी था। क्रू को मिलाकर प्लेन में टोटल 228 लोग सवार थे। दोस्तों, टेक ऑफ के वक्त प्लेन की कमान डूबा और बोनिन के हाथ में थी जबकि डेविड रॉबर्ट कॉकपिट के पीछे बने एक छोटे से केबिन में आराम कर रहे थे। दोस्तों, रात के करीब 1:30 बजे प्लेन ब्राजील के एयर स्पेस से निकलकर अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ने लगता है। अब तारीख बदलकर 1 जून हो गई थी और अगले कुछ घंटों में प्लेन एक ऐसे एरिया में उड़ने वाला था जहां रडार काम नहीं करते, जिसके बाद वेस्ट अफ्रीका के सेनेगल की राजधानी डकार के नज़दीक पहुंचते ही प्लेन फिर से रडार के रेंज में आ जाता है। लेकिन उस रोज जब 2.5 घंटे के बाद प्लेन रडार पर नहीं दिखा, तब एयर फ्रांस के अधिकारी चिंता में पड़ गए। घंटों दिनों में और दिन हफ्तों में तब्दील हो गए, लेकिन इस फ्लाइट 447 का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा था। फिर चंद रोज बाद कुछ लोगों ने अटलांटिक महासागर में बहता हुआ एक प्लेन का मलबा देखा, जिसकी जानकारी मिलने के बाद बचाव दल ने समुंदर से 50 से ज़्यादा लाशें निकाली और अभी भी करीब 150 लोग गायब थे। इनकी खोज अभी जारी थी, लेकिन जिस चीज़ को ढूंढना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो था प्लेन का ब्लैक बॉक्स। दोस्तों, फ्रांस सरकार ने ब्लैक बॉक्स ढूंढने के लिए पूरा जोर लगा दिया था, यहाँ तक कि समुंदर के तलहटी में सबमरीन भी भेजी गई थी। लेकिन फिर भी इसका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा था। दोस्तों, एयरबस 330 मॉडल के सैकड़ों विमान रोज उड़ान भरते हैं। ऐसे में जानना यह जरूरी था कि प्लेन किस कारण से क्रैश हुआ। क्या ऐसा किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से हुआ? अगर ऐसा हुआ तो उस दिक्कत का पता लगाना बहुत ही ज़रूरी था और इसके लिए ब्लैक बॉक्स का मिलना भी बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, अधिकारी खोजते रहे, लेकिन 2 साल की कोशिश के बावजूद भी ब्लैक बॉक्स नहीं मिल सका, जिसके बाद बुलाया गया उस शख्स को जिसने साल 1985 में टाइटैनिक के रैक को खोज निकाला था, रॉबर्ट बैलार्ड और उनकी टीम।
दोस्तों, इन लोगों ने अप्रैल 2011 में अटलांटिक के अंदर 4000 मीटर की गहराई में प्लेन का मलबा ढूंढा और साथ में इसके ब्लैक बॉक्स को भी। इस ब्लैक बॉक्स में उन आखिरी 4 मिनटों की कहानी कैद थी, जिससे इस प्लेन की पहेली का खुलासा होने वाला था कि आखिर क्या हुआ था इन 4 मिनटों में। दोस्तों, दिक्कत की शुरुआत ठीक उस वक्त हुई जब प्लेन के मुख्य पायलट मार्क डूबा ब्रेक लेने के लिए अपने सीट से उठे। यात्रियों को उस समय डिनर सर्व किया जा चुका था। डूबा कॉकपिट के पीछे बने केबिन में आराम करने के लिए चली जाती है और उसकी जगह डेविड रॉबर्ट ने ले ली। हालांकि प्लेन का कंट्रोल अभी भी फर्स्ट ऑफिसर पियरे बोनिन के हाथ में ही था। बोनिन सबसे कम अनुभवी थे, फिर भी डूबा ने उन्हें फ्लाइट का कमान संभालने के लिए दिया था। वैसे भी प्लेन ऑटो पायलट मोड में था। दोस्तों, जब प्लेन ऑटो पायलट मोड में होता है तब टेक ऑफ से पहले ही प्लेन के कंप्यूटर में फ्लाइट पाथ को डाल दिया जाता है। इसके बाद सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग के अलावा पायलट को कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, बोनिन आराम से प्लेन उड़ा रहे थे, तभी सामने उन्हें कुछ बादल दिखाई दिए। बाहर बिजली भी करकरा रही थी। इस रास्ते में ऐसा होना नॉर्मल बात था। कुछ देर में मौसम और खराब हुआ। कॉकपिट के शीशे पर अब बिजली की धारियां भी पड़ने लगी, जिससे उड़ान की भाषा में एल्मो एस्फायर कहते हैं। दोस्तों, बिजली और बादल इसकी परेशानी नहीं थी, लेकिन ऐसा मौसम एक दिक्कत जरूर पैदा कर देती है। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग के अनुसार रात के 2 बजे प्लेन में जोरों जोरों की आवाजें आने लगी। ये आइस क्रिस्टल थे जो प्लेन से टकरा रहे थे। आइस क्रिस्टल के टकराने से 2 चीजें हुई। आइस क्रिस्टल ने प्लेन की बॉडी में लगे तीनों सेंसरों को ब्लॉक कर दिया। दोस्तों, ये सेंसर पायलट ट्यूब कहलाते हैं, जो पायलटों को प्लेन की स्पीड का अलग अलग डेटा मुहैया कराते रहता है। जैसे ही यह सेंसर ब्लॉक हुआ, प्लेन का ऑटो पायलट मोड भी बंद हो गया। हालांकि यह किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी नहीं थी। पायलट बोनिन को सिर्फ इतना करना चाहिए था कि प्लेन को मैनुअली कंट्रोल कर उसे अपनी स्पीड पर बरकरार रखना था। कुछ देर बाद बर्फ पिघल जाती और प्लेन फिर से ऑटो पायलट मोड पर आ जाता। लेकिन पता नहीं क्यों बोनिन ने अपनी सीट के बगल में लगी साइड स्टिक को तेजी से पीछे की ओर खींचा, जिसकी वजह से प्लेन की नोक ऊपर की ओर हो गई। प्लेन ऊंचाई की ओर अब जाने लगा और दोस्तों, यही पायलट की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन उन्हें अभी भी इस बात का एहसास हो ही नहीं रहा था और इस स्टिक को पीछे की तरफ खींच करके ही रखा था। दोस्तों, जब भी कोई प्लेन उड़ान पर होता है तो आम तौर पर उस पर 2 प्रकार के हवा के प्रेशर लगते हैं। पंखों के ऊपर हवा का प्रेशर कम होता है, जो पंखों को ऊपर की ओर उठाता है, जबकि पंखों के नीचे हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है और ये प्रेशर पंखों को ऊपर की ओर धकेलते रहता है। तो प्लेन जब हवा में सीधा रहता है तब ये दोनों प्रेशर बराबर काम करते हैं और प्लेन बैलेंस बनाए रखता है। लेकिन जब प्लेन ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करता है तो ऐसे में प्लेन की नोक तिरछी हो जाती है। हवा जिस एंगल पर पंखा से टकराती है उसे एंगल ऑफ अटैक कहते हैं। जैसे जैसे ये एंगल बढ़ते जाता है, पंख के ऊपर की तरफ बढ़ने वाली हवा पंखा से टकरा कर तिरछी हो जाती है और एक स्मूथ एयर फ्लो बरकरार नहीं रह पाता। अगर एंगल ऑफ अटैक एक क्रिटिकल वैल्यू से ऊपर पहुंच जाए तो इसे प्लेन का स्टॉल होना कहते हैं और ऐसी हालत में इंजन चालू होने के बावजूद भी प्लेन एक पत्थर की भांति नीचे की तरफ गिरने लगता है। दोस्तों, स्टॉल को समझने के बाद
अब हम यह समझते हैं कि आखिर उस रोज क्या हुआ था। सेंसर पर आइस क्रिस्टल जमने से प्लेन का ऑटो पायलट अब बंद हो चुका था, लेकिन प्लेन में और कोई दिक्कत नहीं थी। बोनिन अगर उसे सामान्य रूप से उड़ाते रहते तो कोई दिक्कत आती ही नहीं, लेकिन हड़बड़ी में उन्होंने उसे ऊपर की ओर मोड़ दिया। दोस्तों, बोनिन स्क्रीन पर नजर आ रही स्पीड को लगातार देख रहे थे, जो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लेकिन बोनिन को इस डेटा पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सेंसर में क्रिस्टल जमा होने की वजह से यह गलत डेटा पहुंचा रहा है। असलियत तो कुछ और है। कुछ ही मिनटों में सेंसर में जमा बर्फ अब पिघल चुकी थी और सेंसर सही से काम करने लगा था। लेकिन बोनिन और उनके साथी ने यह समझने में गलती कर दी। प्लेन जोर जोर की आवाजें कर रहा था। दोनों ने इसका मतलब ये निकाला कि प्लेन की स्पीड काफी तेज है, जबकि सामने सेंसर उन्हें यह बता रहा था कि यह स्पीड लगातार कम होती जा रही है। स्पीड बढ़ाने के लिए बोनिन ने प्लेन की नोक को ऊपर की तरफ कर दिया। इसके बाद प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई तक गया। इसके बाद स्टॉलिंग के चलते वह नीचे की ओर गिरने लगा। नतीजन प्लेन के अलार्म सिस्टम एक्टिवेट होकर तेजी से बजने लगे। दोनों पायलट को अभी भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहां पर हो रही है। बोनिन ने मुख्य पायलट मार्क डूबा को नींद से जगाया। मार्क डूबा उठकर आए, लेकिन उन्हें भी शुरुआत में कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनका ध्यान बोनिन के हाथ की तरफ गया ही नहीं, जो अभी भी कंट्रोल स्टिक को पीछे की तरफ खींच कर रखा हुआ था। प्लेन का स्टॉप वार्निंग अलार्म लगातार बजते जा रहा था, लेकिन जब डूबा इसका कारण समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, डूबा को जब गलती समझ आई तब प्लेन और अटलांटिक महासागर के सतह के बीच सिर्फ 10,000 फीट की दूरी बची थी। 2:14 पर वॉइस रिकॉर्डिंग के अनुसार पायलट के आखिरी शब्द रिकॉर्ड किए गए। डूबा बार बार चिल्ला रही थी कि ऊपर की ओर खींचो, ऊपर खींचो, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। प्लेन सीधा अटलांटिक महासागर में गिरा और उसके चिथड़े चिथड़े हो गए। प्लेन में सवार कुल 228 लोगों में से एक भी जिंदा नहीं बच पाए। दोस्तों, फ्रेंच सरकार ने प्लेन हादसे की जांच के लिए एक कमेटी बनाई। इस कमेटी का मानना था कि इस प्लेन हादसे की वजह पायलट की गलती थी, लेकिन उड़ान विशेषज्ञों की इससे अलग राय थी। फ्लाइट 447 हादसे पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री एक्शन स्पेशलिस्ट डेविड ली ऑटोमेशन की सनक को इस हादसे का कारण बताते हैं। दोस्तों, डेविड ली के अनुसार विमान कंपनियां विमानों को अधिक से अधिक ऑटोमेटिक बनाने पर जोर दे रहे हैं। ट्रेनिंग के दौरान यह जोर रहता है कि पायलट ऑटो मोड सिस्टम पर अधिक से अधिक निर्भर रहे। ऐसे में पायलट मैनुअल मोड पर काम बहुत कम करता है, जिसकी वजह से पायलट अलग अलग परिस्थितियों में प्लेन उड़ाने का बहुत ही कम अनुभव ले पाते हैं। दोस्तों, इमरजेंसी की स्थिति में यह अनुभव ही सबसे ज़्यादा काम आता है। दोस्तों, इमरजेंसी निर्भर रहना कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है। ये प्लेन हादसा इस बात का प्रूव है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।